नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मथुरा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिड टर्म के एग्जाम को, जो क्लास 6 के लिए है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में लेवल 2 के बच्चों के लिए है। और आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अपने पेपर से अपने नंबर को मिलान करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की तैयारी करने के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 6 के सोशल साइंस का पेपर है, जो मिड टर्म का एग्जाम हुआ था आपका। 60 नंबर का पेपर हुआ था बच्चों और 2.5 घंटे का पेपर था। ठीक है, और जैसा कि आप सैम्पल पेपर करके गए होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि हमने सैम्पल पेपर की वीडियो बना रखी थी। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जो आपका पेपर है वो कितने खंडों में आएगा। वो 5 खंडों में, यानी कि 5 पार्ट में दिया जाएगा बच्चों। और पाँचों पार्ट में टोटल कितने 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहले पार्ट में जो क्वेश्चन आपका दिया जाएगा बच्चों, पहले पार्ट में क्वेश्चन 1 के भी 12 पार्ट होंगे। ठीक है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। सेकंड पार्ट में जो है आपको 2 से 5 तक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो होंगे ये 3 अंक वाले होंगे। ठीक है, और तीसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से 7 होंगे, 4 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। और चौथे पार्ट में आपके क्वेश्चन 8 से 11 तक होंगे, जो 6 अंक वाले यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, और 5वें पार्ट में एक मानचित्र का क्वेश्चन होगा, जो 4 नंबर का होगा बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट आपका शुरू होता है, यहाँ पर खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 1 है जो इसमें 1 पार्ट से लेकर 12 पार्ट तक दिया गया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर इसको देखेंगे आप। यानी पहले क्वेश्चन का पहला यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नगर का एक उदाहरण, यानी कि इन चारों में से जो आधुनिक नगर है उसका उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इसमें कौन सा आधुनिक नगर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा, क्योंकि आधुनिक नगर देखिए भीमबेटका, इनाम गांव, ये बुर्ज होम, ये सारे तो पुराने नाम है। आधुनिक नाम जब पूछ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुंबई यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप मिलान करेंगे। अब यहाँ पर पहले का सेकंड क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ कब्र से मृतक के साथ मनके बनाने। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन को देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का, ये हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे आप देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन थर्ड है, यहाँ पर दे रखा कि कुरनूल की गुफा में हमें किसके अवशेष मिलते हैं। तो कुरनूल की गुफा में जो आपके अवशेष मिलते हैं वो किसके मिलते हैं बताएं, राख के मिलते हैं। ठीक है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे जल्दी जल्दी हम देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों। और इसका चौथा पार्ट यहाँ पर दे रखा है कि भीमबेटका पुरास्थल किस नदी घाट के पास स्थित है। तो ये किसी नदी के पास स्थित है, ये आपका नर्मदा नदी के पास स्थित है, यानी कि चौथे का डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब 5वें का यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से दक्षिण ध्रुव वृत्त कौन सा है। तो दक्षिण ध्रुव वृत्त पूछ रहा है यहाँ से कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब ग्लोब आपने देखा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, फिर एक ऊपर काल्पनिक रेखा है, फिर नीचे दक्षिण में भी एक काल्पनिक रेखा है, एक कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री, ये उत्तर का है, ये नीचे दक्षिण का है, फिर ऊपर एक 66.5 डिग्री, नीचे भी 66.5 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देखना है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त कौन सा, यानी कि दक्षिण ध्रुव वृत्त, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5वें का सी। इस प्रकार से जब देखेंगे, किताबों में चित्र दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से, जो किताब है बच्चों उसको आप जरूर देखें। ठीक है, यानी कि 5वें का सी एक करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों की तैयारी आप कर रहे हैं। और क्वेश्चन पहले का जो 6 है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है। आपने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी है, बस आपको रिवीजन करना बच्चों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मिलान जरूर करिए और अपने अगले पेपर की तैयारी जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है। इसका आंसर जो है कि बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसा एक ग्रह है जिसपे जल अत्यधिक होने के कारण क्या ये नीला दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका है ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह सही होते रहें। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक करना है कि बस सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चों ने अपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्य है, ठीक है, तो इसके पास में ये ऐसे कई ग्रह हैं। ठीक है, तो हर ग्रह का नाम पूछ रहा है, तो पहले बुध आता है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पहला जो ग्रह होता है वो कौन सा ग्रह है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों क्या है बताइए? तो उसका नाम है बुध है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ग्रह हो जाएगा इसका नाम, यहाँ पर ये शुक्र, जिस बच्चे का पेपर उसने सही नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बुध। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला ग्रह कौन सा है? सॉरी, पहला ग्रह जो आपका है बुध है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि गलत जोड़े की पहचान करना। यहाँ पे जो जोड़ा बनाया गया है ना इसका गलत है, तो आपको गलत जोड़े का पहचान आपको करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम सीधे वही देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो गलत जोड़े का जो पता लगाना है यहाँ पर 8वें का देखते हैं कौन सा। 8वें का सी सही हो जाएगा कि ग्रह और सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर गलत जोड़ा पूछा, क्योंकि देखो पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तो ये सत्य है। और यूरेनस भी ग्रह है, अब मंगल भी ग्रह है, लेकिन जो यहाँ पर सूर्य के बाद क्या है, ये सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, तारा है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बच्चों हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 9 से, यानी कि पहले के 9 से लेकर 12 तक के, इसमें क्या है जो सेंटेंस दिया गया है उन सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर बताना है कि गाँव में सड़कों एवं नालियों के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो जिसकी होती है उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो किसका आता है बच्चों? यहाँ पर पूछा है कि गाँव की बात करा है। ठीक है, तो गाँव में किसकी जिम्मेदारी होती है? तो गांव में जो जिम्मेदारी होती है ये आपका यहाँ पर गलत है। तो गांव में जो जिम्मेदारी होती है वो ग्राम पंचायत की होती है बच्चों। तो इसका आंसर आप पहले के 9वें का लिख लेंगे ग्राम पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पर आप सही कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ग्राम पंचायत। ठीक है, ये सही कर लीजिए ग्राम पंचायत बच्चों। ठीक है, ग्राम पंचायत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं। तो अभी हमने देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था के जो स्तर होते हैं वो कितने होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 3 स्तर। ठीक है, अगर बात की जाए तो तीनों का तो नाम ही पता होना चाहिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो यहाँ पर 3 स्तर लिख लेंगे क्वेश्चन 10 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखते हैं बच्चों कि प्रीति का गुरु नानक जन्म दिवस मनाना एवं आशा का देव दिवाली मनाना भारत की यहाँ पर रिक्त स्थान का परिचायक है। तो इसमें से टिक लगाना है कि किसका परिचायक है। तो ये जो परिचायक है ये किसका परिचायक है, विविधता का है बच्चों। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विविधता बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर भर लेंगे क्या है, विविधता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विविधता है। ठीक है ना, विविधता। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, आपके क्वेश्चन सारे सही हो रहे हैं। ये विविधता कर लेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 12 है, यानी कि पहले का 12, असमानता का कोई एक उदाहरण दीजिए। देखिए असमानता का कोई एक उदाहरण दे दीजिए। तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आंसर हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। विविधता का जो यानी असमानता का एक उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, असमानता का उदाहरण में कुछ भी लिख सकते हैं कि सभी बच्चों के जो है कलर अलग अलग हैं या सबकी हाइट अलग अलग है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबका सही हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि पार्ट सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि सुरेश का मानना है कि पृथ्वी एक तारा है, जबकि सविता का मानना है कि पृथ्वी एक ग्रह है। तो बताइए कौन सही है एवं क्यों। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सही है वो कौन सा है, सविता सही है, क्योंकि बस पृथ्वी जो एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, एक तारा तो है नहीं। ठीक है, तो ये तो सविता सही कर रही है, लेकिन ये है, इसको देखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को हम ऑफिशियल आंसर की से करा रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जरूर देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें पहला दिया है कि भाई सविता सही कर रही है। सविता क्या कहा था कि जो पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, और कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है
और कोई अन्य यानी कोई और भी बिंदु महत्वपूर्ण तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा कि शीत कटिबंध से आप क्या समझते हैं। तो शीत कटिबंध से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसके आंसर हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका आंसर है यहाँ पर कि शीत कटिबंध से आप क्या समझते हैं। तो ये जो होता है ना यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पृथ्वी आपकी है बच्चों कि पृथ्वी पर जो 66.5 जो उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के बीच के क्षेत्र को क्या शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जैसे आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं बच्चों, वीडियो लंबी तो हो जाएगी लेकिन समझना भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी आपकी है तो एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों से बांटती है, ऊपर का पार्ट उत्तर हो गया, नीचे का दक्षिण हो गया। फिर एक और काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों तो एक और काल्पनिक रेखा है जो उत्तर में खींची जाती है, एक काल्पनिक रेखा जो दक्षिण में खींची जाती है। ठीक है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। एक और काल्पनिक रेखा है जो उत्तर में खींची जाती है और दक्षिण में। तो ये हो गया, देखिए अब ये जो पार्ट है ना आपका भूमध्य रेखा के कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका उपोष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध, ये दोनों। और ये वाला जो पार्ट है ये शीत कटिबंध हो गया। ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा का आप लिख लेंगे कि पृथ्वी पर 66.5 उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। और यहाँ सालों भर सूर्य की किरणें क्या है तिरछी ही पड़ती है बच्चों। ठीक है, चलिए ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि इसके कारण यहाँ सालों भर बेहद ठंड रहती है, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर क्या है सूर्य की जो किरणें है तिरछी जब जाएगी ना तो यहाँ पर काफ़ी ठंड का मौसम रहेगा। ठीक है, यहाँ वनस्पति विरल पाए जाते हैं यानी कि पेड़ पौधे बहुत कम ही पाया जाता है। इसके अलावा भी कोई पॉइंट रहेगा तो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों आप। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कर रहा है कि सही मिलान करना है आपको। ये इस स्तंभ ए से और ख को आपको क्या है मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला है कि पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है स्थान है जो पूरा पाषाणिक स्थल है, इसको आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके मिलान करते हैं। तो पूरा पाषाणिक जो पूरा स्थल है वह कौन सा है, तो वो इसमें आपका भीमबेटका हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से मिलान करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए आप अलग कलर से मिलान करेंगे कि नव पाषाणिक पूरा स्थल कौन सा है, तो ये कौन सा है, यह है पय्यमपल्ली है। ठीक है, तीसरे के लिए हम अलग पेन का यूज करेंगे। तो महापाषाणिक पूरा स्थल जो है उसको कहते हैं कि ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो ये यहाँ से मिलान कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ अथवा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि पूरा पाषाण पुरास्थलों एवं नव पाषाण पुरास्थलों की तुलना कीजिए। तो दोनों का तुलना करना है। चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो अथवा वाला है क्वेश्चन, इसके आंसर है कि नव पाषाण काल पुरास्थल पूरा पाषाण काल पुरास्थल, इनमें दोनों में अंतर करना है। तो नव पाषाण काल देखते हैं कि इसकी अवधि कितने 10,000 साल पहले से है, और पूरा पाषाण काल है इसकी जो अवधि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक की है। और नव पाषाण काल जो पूरा स्थल है इसका एक कृषि का विकास हुआ था। और पूरा पाषाण काल में आखेट खाद्य संग्रह कर ये जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पर अस्थायी जीवन की ओर लोग अग्रसर हुए थे, और यहाँ पूरा पाषाण काल में क्या घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। कोई और भी अगर पॉइंट होगा तो भी लिख लेंगे आप। क्वेश्चन 5 देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर कि आरंभिक मानव आग का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए करते थे। क्या आधुनिक मानव भी आग का प्रयोग इन्हीं कार्यों के लिए किया करते हैं। यानी इसमें ये बता रहा है जो पहले के मानव होते थे वो आग का यूज किन किन कामों के लिए करते थे। और इसमें साथ में साथ ये भी पूछ रहा है कि जो आज का मानव है वो क्या है आग का प्रयोग इन्हीं कार्यों के लिए करता है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो जो आरंभिक मानव था ना, 5वें का आंसर है कि जो आरंभिक यानी पहले का मानव था वो आग का यूज किन कामों के लिए करता था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रकाश के लिए। ठीक है, दूसरा है जानवरों को डराने के लिए, और तीसरा था कि भोजन पकाने के लिए। जो आज का मानव है तो आधुनिक मानव के द्वारा भी क्या आग का उपयोग भोजन पकाने के लिए, प्रकाश के लिए और साथ ही अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो अब यहाँ पर करना क्या है प्यारे बच्चों कि जो आपका
तीसरा जो खंड है यानी कि पार्ट 3 है खंड ग, इसमें क्वेश्चन पेपर आपके पास है। क्वेश्चन देख लेंगे, सीधे हम यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपको देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, यहाँ पर आपके पास पेपर है, पेपर से देख लेंगे कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं उस समय में भारत में कितने बजे होंगे, कारण सहित आपको बताना। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि लंदन क्या है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जबकि भारत का मानक या उत्तर क्या 82.5 पूर्वी देशांतर है। जैसे कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 महीने का समय लगता है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए 82.5 देशांतर पार करने में जो समय लगेगा, तो 82 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को भी जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी कि कुल कितना हो जाएगा 330 मिनट। अगर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पूर्वी देशांतर होने के कारण इस स्थान का जो समय है 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है। यानी उस समय भारत में कितने 5:30 बजे होंगे। अब इसमें अथवा वाला क्वेश्चन भी है। तो अथवा वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर कि अक्षांश रेखाओं व देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर देख लेंगे आप, ठीक है। अक्षांश रेखा ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी कि इस तरह की जो बड़ी रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश रेखा कहते हैं, और ये खड़ी रेखाएं इसको कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं क्या है कि ये काल्पनिक रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ठीक है। और ये कहती है ये काल्पनिक रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण तक की खींची जाती है, और इनकी कुल संख्या कितनी 180 है, और इनकी कुल संख्या कितनी 360 है। ये समानांतर होते हैं, ये ध्रुवों पर केंद्रित होती है, ठीक है। और इनकी लंबाई क्या है ध्रुव की ओर बढ़ते हुए कम होती जाती है, और इनकी जो लंबाई है समान रहती है। तो ये आपके क्या है अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर है 6 का। आप 7 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 7 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये है। क्वेश्चन हम बोल देते हैं, पेपर से आप देख लेंगे बच्चों। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर है कि पंचायत सचिव कौन होते हैं और इसकी नियुक्ति कौन करता है। पंचायत सचिव के कार्य आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई पंचायत जो सचिव है ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का सचिव होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जानेंगे आप। और इसकी नियुक्ति क्या सरकार के द्वारा होती है, ठीक है। और इसका जो कार्य है आपका क्या है, इसके कार्य क्या है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना, यानी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाता है कौन ग्राम सचिव, और पंचायत के निर्णयों का क्या रिकॉर्ड भी रखता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों अगले पार्ट में हम करने वाले हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद है कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की आपको क्या करना है उत्तर देना है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक यानी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा बताइए कि पूर्वाग्रह है या नहीं है, ठीक है। यानी इन सारे कथनों को आपको पढ़ना है और इन सब में आपको बताना है कि पूर्वाग्रह है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि पहला कथन यहाँ पर दे रखा है कि रीता अंग्रेजी बोलती है इसलिए वह बुद्धिमान है। सेकेंड है कि दीपक की भाषा हिंदी नहीं है इसलिए वह भारत का निवासी नहीं होगा। तीसरा है श्याम फल बेचता है इसलिए वह अनपढ़ होगा। चौथा है कि आशा शिक्षित है इसलिए वह अमीर होगी। देखिए ये जो चारों कथन है ना, इन चारों कथन में क्या पूर्वाग्रह है, तो आप लिख लेंगे पूर्वाग्रह चारों में है, ठीक है। पूर्वाग्रह है कहाँ पर चारों कथन में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, हर एक में अलग अलग लिख लेंगे पूर्वाग्रह है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, इसके बाद दिए गए सारे क्वेश्चन को देखेंगे, पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा चौथा। चलिए हम सीधे सारे आंसर देखते हैं क्योंकि पेपर आपके पास है। 9वें क्वेश्चन का पहले का आंसर लिख लेंगे कि ये आरंभिक मानव के रहन सहन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। सेकेंड में लिखेंगे कि औजार बनाने में, ईंधन के रूप में और झोपड़ियाँ बनाने में, ठीक है। तीसरे में लिख लेंगे कि पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के।
चौथे में लिखेंगे पत्थरों के औजार। ठीक है, अब यहाँ पर 10वें क्वेश्चन को हम देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या आप अपने पेपर से मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन में क्या यहाँ पर है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर कि एक तालिका दी गई है, इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और इसके आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर डेट दिया है, यहाँ पर चाँद निकलने का समय और चाँद डूबने का यहाँ पर समय दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखेंगे सीधे हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 28 अक्टूबर 2007 को चाँद शाम को कितने बजे निकला। कब पूछ रहा है, 28 अक्टूबर को शाम को चाँद कब निकला, ये इसमें बताना है। तो यहाँ पर बताया कि 19:16 पे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छे। सेकेंड में है कि 30 अक्टूबर 2007 को चाँद 29 अक्टूबर 2007 के मुकाबले कितनी देरी से निकला। यानी आपको बताना है कि 30 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाँद निकला था वो 1 घंटे 5 मिनट की देरी से निकला था, यानी कि दूसरे का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा यहाँ पर देखा कि किस तिथि को क्या है कि किस तिथि को चाँद सबसे पहले निकला। तो किस तिथि को चाँद सबसे पहले निकला, तो यहाँ पर सबसे देर का सबसे सटीक आंसर कि 28 अक्टूबर को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर चाँद निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि थर्ड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ के अनुसार सीधे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि अफसाना को स्कूल के बाद घरों में साफ सफाई का काम करना पड़ता था, क्यों करना पड़ता था। तो इसका जो आंसर है इसमें से आपको देना है। तो ऑप्शन जो आपका पहले का ए है, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या थी, अच्छी नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। 11 का पहला। ठीक है, और दूसरा का है जो राइट आंसर है कि 3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है, यह कथन किस बात की ओर इशारा करती है। देखिए यहाँ पर जो इशारा जो करती है किस बात की, कि लिंग के आधार पर भेदभाव की, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये सीधे आपके सैंपल पेपर से क्वेश्चन आया है बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा इसमें देगा कि खेल खत्म होने के बाद भी अफसाना को घर पहुंचना होता है, क्यों पहुंचना होता है। थर्ड है क्योंकि वह एक क्या है, लड़की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह थर्ड का जो आप देखेंगे क्योंकि वह एक क्या है, तो यहाँ को जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह एक क्या है, लड़की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मानचित्र पे आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मानचित्र आधारित जो क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो मानचित्र में क्या कहा गया कि भाई रेखा मानचित्र पे ABCD और E अंकित किया गया है, इन्हें पहचान करके आपको क्या लिखना है और किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देना है इनमें, यानी कि इन सारे 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देना है। तो पहले मैप को देख लेते हैं। तो मैप में आपको बताना है, क्या बताना है कि ये जो ए है ये कौन सा पहले से है, ये बी है कौन सा है, ये सी है इसका नाम क्या है, डी का क्या नाम है, ई का नाम क्या है। तो सबका आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहले का राइट आंसर हो जाएगा क्या, महागढ़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। सेकेंड में देखा है, सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, आदि चंदलूर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लिखा गया है यहाँ पर। और तीसरे को हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुर्ज होम। ठीक है, तीसरे क्या हो जाएगा, बुर्ज होम। चलिए ऑप्शन बी है। और चौथे का हो जाएगा डी, ब्रह्मगिरी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। और पाँचवें का हो जाएगा यहाँ पर क्या, हुसगी, बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जो बच्चे होते हैं दृष्टिबाधित बच्चे उनके लिए, तो उसको भी आंसर आप देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसमें दे रखा क्या है कि पहला है क्वेश्चन, इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा पहले का महाराष्ट्र, सेकेंड का हो जाएगा कर्नाटक, तीसरे का भी हो जाएगा कर्नाटक, चौथे का तमिलनाडु, पांचवे का बिहार। इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो प्लीज़ चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।